Hello everyone, welcome to Daily Prelims Facts, in which we discuss important news from the Hindu, Indian Express, and PIB. So today is 3rd November 2022, and our first topic is मंगर धाम. सो मंगर धाम क्यों न्यूज में है? क्योंकि रिसेंटली मंगर धाम को नेशनल मोनुमेंट डिक्लेयर किया गया है बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी. अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करी जाए तो लगभग 1500 ट्राइबल्स ने फोर्ट किया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ सोशल रिफॉर्मर गोविंद गुरु जी. फिर ब्रिटिशर्स के द्वारा इनको कैप्चर कर लिया गया मंगर में, जो कि बंसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है. और यही उन्हीं की याद में एक मोन्यूमेंट है जिसको अभी नेशनल मोन्यूमेंट डिक्लेयर किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा. सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. नेक्स्ट टॉपिक है नागालैंड. नागालैंड क्यों न्यूज में है? क्योंकि अभी हमारे प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी विजिट पे हैं नागालैंड की. सो बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन रखा जा रहा है, जिससे क्या स्ट्रेंथन होगा एजुकेशन, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ नागालैंड. अगर इस विजिट की बात करी जाए तो ऑन दिस ओकेजन जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में बात करी, और जिससे ओवरऑल डेवलपमेंट करी जाएगी नॉर्थ ईस्ट रीजन की. और इसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की भी बात करी गई, जिससे कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट रीजन की बढ़ाई जा सके. सो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट रीजन का अगर इशू देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट रीजन ना ही ढंग से लैंड रूट से कनेक्टेड है और सी रूट तो है ही नहीं. तो इसी कारण नॉर्थ ईस्ट रीजन में एक्सपोर्ट इंपोर्ट इकोनॉमी जो है वो सही नहीं है. और अगर कनेक्टिविटी की बात करी जाए तो नॉर्थ ईस्ट अपने आप को कटा हुआ महसूस करता है, क्योंकि गवर्नमेंट की भी पॉलिसीज नॉर्थ ईस्ट तक नहीं पहुंच पाती. तो इकोनॉमिकली, सोशली, जियोग्राफिकली नॉर्थ ईस्ट काफी डिस्कनेक्टेड रहता है इंडिया से. अगर मैप की बात करी जाए, सो एज यू कैन सी दिस, सी रूट तो है ही नहीं नॉर्थ ईस्ट रीजन को, जिसके कारण कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में नहीं होता है. अगर लैंड रूट भी देखा जाए इंडिया से तो ये भी बहुत कम है. इसको चिकन नेक बोला जाता है इस एरिया को. सो वेरियस पॉलिसीज गवर्नमेंट के द्वारा लाई जा रही हैं. गवर्नमेंट जो है वो ट्राई कर रही है कि बांग्लादेश के थ्रू कनेक्ट किया जाए, तो वेरियस प्रोजेक्ट्स चले हुए हैं बांग्लादेश के साथ. देन म्यांमार के साथ भी काफी प्रोजेक्ट्स चले हुए हैं ताकि इसके थ्रू वी कैन कनेक्ट टू नॉर्थ ईस्ट रीजन. सो कनेक्टिविटी इज ए बिग इशू फॉर द नॉर्थ ईस्ट रीजन. सो इसके लिए गवर्नमेंट काम भी कर रही है. सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक स्कीम लॉन्च करा है जिसका नाम है बिजनेस ब्लास्टर फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स स्कीम. तो इसको किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है. एंड पंजाब गवर्नमेंट में जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका नाम है मिस्टर हरजोत सिंह. तो इन्होंने इस स्कीम का लॉन्च किया है टू क्रिएट यंग एंटरप्रेन्योर्स एट द स्कूल लेवल. स्कूल लेवल पे यंग एंटरप्रेन्योरशिप को क्रिएट करना है. सो उन्होंने लॉन्च किया बेन्स बिजनेस ब्लास्टर यंग एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम. सो इस स्कीम के तहत प्रोवाइड करे जाएंगे 2000 रुपीज एज ए सीड मनी टू क्लास 11 स्टूडेंट, ताकि वो बिजनेस स्टार्ट करें या कोई बिजनेस आइडिया लेके आ सके. सो वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट टॉपिक इज नम्मा यात्री. तो नम्मा यात्री कुछ नहीं है, ये एक ऐप है जो कि लॉन्च करी गई है ऑटो ड्राइवर्स एसोसिएशन इन बेंगलुरु. और अगर इस ऐप के बारे में बात करा जाए तो दिस ऐप विल प्रोवाइड ऑटो सर्विसेज इंडिपेंडेंट फ्रॉम प्राइवेट कंपनीज. सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट. तो नेक्स्ट टॉपिक इज राजराज चौल.
So Chola dynasty becomes very important for examination point of view. तो चोला डायनेस्टी के बारे में आपको पढ़ के जाना चाहिए एग्जाम में, और राजराज चोल जी के बारे में भी पढ़ना चाहिए। सो वाई राजराज चोल इज इन न्यूज, क्योंकि अभी बर्थ एनिवर्सरी इसकी सेलिब्रेशन के बारे में बात करा गया है तमिलनाडु सीएम के द्वारा, और अभी बोला जा रहा है कि इस साल राजराज चोला का जो बर्थडे है उसको सेलिब्रेट किया जाएगा एज ए स्टेट फेस्टिवल। सो इट वाज ए न्यूज। सो आप चोला डायनेस्टी के बारे में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज इलाबेन भट्ट, एंड दिस इज फ्रॉम पर्सन इन न्यूज। अगर बात करी जाए इलाबेन भट्ट, तो ये क्या थी? ये फाउंडर थी सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, दैट इज कॉल्ड एज सेवा, एंड शी वाज ए प्रोमिनेंट गांधीयन। तो अभी इनकी रिसेंटली डेथ हो गई, सो दैट इज व्हाई शी इज इन न्यूज। व्हाई शी इज ए इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी? बिकॉज शी वाज ए रेसिपिएंट ऑफ पद्म भूषण। पद्म भूषण थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। फर्स्ट है भारत रत्न, सेकंड है पद्म विभूषण, एंड थर्ड है पद्म भूषण। एंड इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला है। रमन मैग्सेसे अवार्ड फिलीपींस गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, फिलीपींस। एंड अगर रमन मैग्सेसे अवार्ड की बात करी जाए तो ये वेरियस वेरियस फील्ड्स में दिया जाता है, ठीक है। जैसे सोशल वर्क के लिए दिया जाता है, लिटरेचर के लिए दिया जाता है, जर्नलिज्म के लिए दिया जाता है, लीडरशिप के लिए दिया जाता है, कम्युनिकेशन के लिए दिया दिया जाता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट टॉपिक है स्पेस एक्स ने अपना फर्स्ट फाल्कन हैवी मिशन लॉन्च किया। तो ये वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल एक्टिव रॉकेट लॉन्च करा गया है स्पेस एक्स के द्वारा फॉर फर्स्ट टाइम आफ्टर 3 ईयर। तो अगर इस मिशन की बात करी जाए, सो इट विल सेंड अ ग्रुप ऑफ सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट फॉर द यूएस स्पेस फोर्स। So very important, and the heavy carried a handful of classified payload toward geostationary orbit for the US Space Force। और जो US Space Force के मिशन के बारे में बात किया जाए तो इनके मिशन का नाम है USS 44, USSF 44। इट इज द मिशन ऑफ US स्पेस फोर्स। तो इसी के लिए स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है फाल्कन हैवी मिशन, जो कि वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल एक्टिव रॉकेट है। नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो नेक्स्ट इज वर्ल्ड जेलीफिश डे। वर्ल्ड जेलीफिश डे कब सेलिब्रेट किया जा रहा है? 3 नवंबर। सो वर्ल्ड जेलीफिश डे सेलिब्रेट दिस invertebrate that has been on earth for millions of years। तो जेलीफिश एक यूनिक एक्वेटिक एनिमल है जो कि अर्थ में मिलियंस ऑफ ईयर से है। सो व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग दिस डे? सो दैट इट विल एनकरेज टू लर्न मोर अबाउट यूनिक एक्वेटिक एनिमल। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वर्ल्ड जेलीफिश डे। नेक्स्ट टॉपिक इज वोटिंग फॉर एनआरआई। So who is NRI? NRI is non-resident Indian. Non-resident Indian means the person who has Indian passport but not living in India, but India में नहीं रह रहा, उसको क्या बोलते हैं? NRI। For more than 120 days, more than 120 days से अगर कोई नहीं रह रहा है, that person is NRI। इसके अलावा एक होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होता है? जिसके पास इंडियन पासपोर्ट नहीं है, पासपोर्ट किसी और कंट्री का है, मतलब सिटीजनशिप किसी और कंट्री की है, बट ओरिजिन किसका है? ओरिजिन इंडियन है, ठीक है। ओरिजिन जो है वो इंडियन है, बट पासपोर्ट इंडिया का नहीं है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज ओसीआई। तो एनआरआई को वोटिंग देने का अधिकार है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एनआरआई कैन आल्सो परचेज प्रॉपर्टी इन इंडिया, तो ये भी है।
अगर एनआरआई की बात करी जाए तो अभी रिसेंट क्या इशू है न्यूज में कि यूनियन गवर्नमेंट इज कंसीडरिंग अ वे टू फैसिलिटेट एनआरआई, स्पेशली जो हमारे माइग्रेंट लेबर्स हैं, टू कास्ट देयर वोट, रिमोटली, अपना वोट जो है वो दे सकें। इसके लिए सरकार वेज ढूंढ रही है। और अगर इसकी बात करी जाए कि ये वोटिंग जो है वो इंश्योर करनी चाहिए कि इंटीग्रिटी रहे इलेक्टोरल प्रोसेस में। ठीक है, तो एनआरआई जो है वो एक तो रिमोटली वोट कर सकें वाइल इंश्योरिंग इंटीग्रिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। सो दिस वाज इन न्यूज। सो अगर रिलेटेड लॉज की बात करी जाए तो इसके लिए एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल अमेंडमेंट बिल लाया गया था, जिसमें जो हमारा आरपीए 1951 है उसको अमेंड करने की बात हुई। बट ये बिल लैप्स हो गया जब हमारी 16th लोकसभा डिसॉल्व हुई। अगर रिमोट वोटर्स की बात करी जाए तो बेसिकली देखो, बहुत सारे जो इंडियन माइग्रेंट लेबर हैं वो मूव करते हैं अलग कंट्री में। तो बेसिकली उन सभी के पास भी एक तरह से राइट आ जाता है कि वो वोट कर सकें। बट देखो, ये वोटिंग जो है ये एक तरह से कंपलसरी वोटिंग भी एक तरह से बोल सकते हैं, क्योंकि इट कैन एमर्ज एज ए डिसीसिव फोर्स। ठीक है, डिसीसिव फोर्स इन द कंट्रीज इलेक्टोरल पॉलिसीज। तो इट हैज ए इम्पैक्ट ऑन एनआरआई। ठीक है, और अगर बात करी जाए रिमोट वोटिंग की, तो रिमोट वोटिंग क्या होती है? रिमोट वोटिंग होती है कि कोई भी पर्सन अपना वोट कास्ट कर सकता है। ठीक है, कहीं से भी, किसी भी असाइंड पोलिंग स्टेशन से, एट अनदर टाइम। और अगर बात करी जाए तो वो अपना वोट सेंड कर सकता है थ्रू पोस्ट, और अपना वोट कास्ट कर सकता है बाय एन अपॉइंटेड प्रॉक्सी। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? रिमोट वोटिंग। जब कोई पर्सन वोटिंग नहीं कर सकता तो वो अपना वोट अपॉइंटेड प्रॉक्सी या पोस्ट के थ्रू उसको सेंड करके या किसी और पोलिंग स्टेशन में वोट डाल के अपना वोट डाल सकता है। सो अभी रिमोट वोटिंग की बात हो रही है 2024 लोकसभा इलेक्शंस के लिए, और इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करने की बात हो रही है, जो कि आईआईटी मद्रास के द्वारा डेवलप करी जाएगी। सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है उसकी हैकिंग करना बहुत मुश्किल है। सो दैट इज वाई आईआईटी मद्रास जो है वो इस टेक्नोलॉजी को लेके आ रहा है, और ये एक प्रपोजल दिया गया अभी कि रिमोट वोटिंग जो है वो आ जाएगी। सो एनआरआई भी फिर रिमोट वोटिंग जो है वो कर पाएंगे। इज इट क्लियर? सो हम एनआरआई डे कब बनाते हैं? सो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर बात करी जाए नेक्स्ट टॉपिक की, तो वन नेशन वन आईटीआर फॉर्म। वन नेशन वन आईटीआर फॉर्म की अगर बात करी जाए, सो बेसिकली ये अभी रिसेंटली सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के द्वारा इसको प्रपोज करा गया है कि सभी के सभी टैक्स पेयर जो हैं, सब जितने भी तरह के टैक्स पेयर हैं, वो उनके पास इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म सेम होना चाहिए। ठीक है, सो कितने तरह के आईटीआर फॉर्म होते हैं? 7 तरह के आईटीआर फॉर्म्स होते हैं, विच इज यूज्ड बाय डिफरेंट कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर। ठीक है, सो बेसिकली अभी क्या बोला गया? अभी बोला गया है कि जितने भी टैक्स पेयर हैं इंक्लूडिंग एनजीओ, तो उनके पास सेम आईटीआर फॉर्म होना चाहिए, विच विल इंक्लूड सेपरेट हेड for the disclosure of income, very important, for the disclosure of income from virtual digital asset। वर्चुअल डिजिटल एसेट से जो भी इनकम आएगी उसके लिए सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ इनकम इशू किया जा रहा है आईटीआर में। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो इससे बेनिफिट क्या होगा? एक तो इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रैक्टिस करी जाती है आईटीआर की, उस लेवल पे इंडिया का आईटीआर फॉर्म आ जाएगा। और अगर इसकी बात करी जाए तो
The draft form aim to make it easier to file return, ठीक है, तो इससे इजी हो जाएगा फाइल रिटर्न करना, and to considerably reduce time taken for the job by individual and non-business type taxpayer. So it will also reduce time as well as easier it will make the file return. नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कोरोनल होल। तो कोरोनल होल क्या है? सो इट इज रिसेंटली एक इमेज ली गई नासा के द्वारा बाय इट्स सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी। इसके द्वारा सन की एक पिक्चर ली गई जो कि एक तरह से स्माइलिंग इमेज लग रही है। तो स्माइली स्माइली जो है उसकी तरह जो सन की इमेज है वो दिखी है, और ऐसा बोला जा रहा है कि ऐसी फिगर क्यों दिखाई दी गई है? इट वॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डार्क कोरोनल होल। सो कोरोनल होल की वजह से ये इमेज ऐसी दिखाई गई है। अगर कोरोनल होल की बात करें, सो इट इज ए टेम्परेरी रीजन विच इज रिलेटिवली कूल, लेस डेंस प्लाज्मा, and in solar corona where sun magnetic field extend into interplanetary space as an open field। ठीक है, तो बेसिकली कोरोनल होल क्या होता है? कोरोनल होल रिलेटिव कूल एंड लेस डेंस प्लाज्मा होता है जो कि सोलर कोरोना में होता है। सोलर कोरोना, तो इसकी इमेज में हम देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे है। और अगर सोलर सन कोरोना की बात करें जाए तो सन कोरोना आउटर मोस्ट लेयर होती है सन की, जिसमें प्लाज्मा होता है। ठीक है, और ये क्रोमोस्फेयर के ऊपर होती है, एंड इट एक्सटेंड टू मिलियंस ऑफ किलोमीटर, बहुत ज्यादा स्प्रेड होती है ये। ठीक है, इनटू इंटरप्लानेटरी स्पेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। किसकी वजह से होती है ये इतनी स्प्रेड क्यों होती है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती हैं, और यूजुअली क्लोज्ड लूप के कारण टेम्परेचर ऑफ द कोरोनल लेयर क्या होता है? 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस एज कंपेयर टू द 5000 डिग्री सेल्सियस ऑन द सरफेस ऑफ द सन। तो कोरोनल लेयर का टेम्परेचर कितना होता है? 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो अभी जो इमेज ली गई है नासा के द्वारा वो ये वाली इमेज है। सो इफ यू आर सीइंग दिस इमेज, तो ये आपको एक स्माइली की तरह दिख रहा है। सो ऐसा बोला जा रहा है कि ये क्यों हुआ है? ये हुआ है कोरोनल होल की वजह से। तो अगर सन का स्ट्रक्चर देखा जाए तो सबसे अंदर क्या होता है? इसको बोलते हैं कोर। ठीक है, ये रीजन क्या है? ये रीजन इज कोर, जहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। इससे बाहर जो रीजन है, कोर के बाहर जो रीजन है, इसको बोला जाता है रेडिएटिव जोन, जहां से एनर्जी ट्रांसफर होती है थ्रू रेडिएशन। ठीक है, अगर इससे बाहर का रीजन देखा जाए तो इस रीजन को बोलते हैं कन्वेंटिव जोन, जिससे एनर्जी ट्रांसफर होती है थ्रू कन्वेंशन। इससे बाहर का रीजन है फोटोस्फेयर। तो ये क्या है? इट इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द सन विच कैन डायरेक्टली ऑब्जर्व, जिसको डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जा सकता है। और एक और लेयर होती है जस्ट आफ्टर फोटोस्फेयर, जिसको बोलते हैं क्रोमोस्फेयर। तो ये नॉर्मली इनविजिबल होती है, और ये तभी आपको दिखाई देती है जब टोटल एक्लिप्स होता है। टोटल एक्लिप्स मतलब कि जब मून पूरी तरह से सन की किरणों को रोक लेता है अर्थ पे गिरने से, उसको बोलते हैं टोटल मून, टोटल एक्लिप्स। और इससे जो बाहर है इसको बोलते हैं कोरोना। ठीक है, तो ये जो स्प्रेड है लेयर का, इसको बोलते हैं कोरोना। तो इट इज व्हाट? ल्यूमिनस एनवलप ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर प्लाज्मा दैट सराउंड द सन, इसको बोलते हैं कोरोना। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है लिथियम आयन बैटरी एंड एनोड मटेरियल। सो दिस वाज इन न्यूज, डाउन टू अर्थ में ये टॉपिक था। सो आईआईटी गांधीनगर के जो रिसर्चर हैं, विद द हेल्प ऑफ जापान, इन्होंने डिस्कवर किया है न्यू एनोड मटेरियल, जिससे
अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग हो सकती है लिथियम आयन बैटरी की। ठीक है, सो न्यू एनोड मटेरियल क्या है? सो ये 2 डायमेंशनल एनोड मटेरियल है, जिसको नैनो शीट से डेवलप किया गया है। और ये किससे बनी है? ये बनी है टाइटेनियम डाइबोराइड, TiB2। और इस एनोड का फायदा क्या है? इस एनोड का फायदा ये है कि ये अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग कैपेसिटी है इसमें, ठीक है, with a considerably discharge capacity at high capacity retention. Or this innovation hold the potential to make India leader of renewable energy. So very important for examination point of view. अगर बात करी जाए बैटरी की, तो बैटरी में 3 एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं। वन इज एनोड, जो कि नेगेटिव और रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड होता है, जहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं टू द एक्सटर्नल सर्किट एंड ऑक्सीडाइजेस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। तो एनोड क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। और कैथोड क्या होता है? कैथोड होता है पॉजिटिवली ऑक्सीडाइज इलेक्ट्रॉन, जो कि एक्वायर करता है इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम द एक्सटर्नल सर्किट, और इट रिड्यूस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इसमें क्या होती है? रिडक्शन होती है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। एनोड में ऑक्सीडाइजेशन होती है एंड इन योर कैथोड देयर इज ए रिडक्शन। अगर बात करी जाए इलेक्ट्रोलाइट की, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट मीडियम होता है जो कि आयन को ट्रांसपोर्ट करवाता है बिटवीन कैथोड एंड एनोड साइड। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये आप पढ़ सकते हैं। तो रिसेंटली एक CSC रिपोर्ट निकली है जिसमें नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में बात करा गया है। ये भी डाउन टू अर्थ का आर्टिकल है। तो इसमें ये बोला गया है कि इंडिया में नेचुरल डिजास्टर लगभग हर दिन होते हैं, हुए हैं इन द फर्स्ट 9 मंथ ऑफ 2022। और अगर इसकी हाइलाइट्स की बात करी जाए, तो इंडिया हैज रिकॉर्डेड एक्सट्रीम वेदर इवेंट ऑन 244 ऑफ द 273 डेज। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हर दिन जो है वो एक तरह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट हुआ है इंडिया में, अगर लगातार 9 मंथ की बात करी जाए। तो इसमें क्या क्या है? इसमें हीट वेव भी है, कोल्ड वेव भी है, साइक्लोन्स, लाइटनिंग, हैवी रेनफॉल, फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड। और इससे सबसे ज्यादा जो इफेक्टेड स्टेट है दैट इज मध्य प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें डेथ भी काफी ज्यादा हुई है, हाईएस्ट डेथ हुई है हिमाचल प्रदेश में। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हाईएस्ट डेथ हुई है हिमाचल प्रदेश में, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश एंड असम। सो लाइटनिंग एंड स्टॉर्म जो है वो स्प्रेड हुआ है 30 स्टेट्स, ठीक है, और जिससे 773 लाइव्स गई हैं। और हीट वेव के कारण 45 लोगों की जान गई है। डैमेज की अगर बात करी जाए, तो असम में हाईएस्ट नंबर ऑफ डैमेज हुआ है हाउसेस का और एनिमल डेथ्स का। ठीक है, तो वर्स्ट हिस्ट रीजन जो है इसके लिए वो है सेंट्रल एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ डेज जो है वो एक्सट्रीम वेदर इवेंट हुए हैं। ठीक है, तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। अगर बात करी जाए ह्यूमन लाइफ लॉस्ट की, तो सेंट्रल इंडिया ने टॉप किया है इस लिस्ट में। ठीक है, 887 डेथ हुई हैं, फॉलोड बाय ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, और जो एटमॉस्फेयर में चेंज हो रहा है, वाटर सिस्टम में चेंज हो रहा है, इसकी वजह से ये सारे इवेंट हुए हैं। ठीक है, तो सेंटर फॉर ये जो CSC है, CSC का मतलब क्या है? CSC का मतलब है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। तो ये क्या है? ये NGO है जिसका ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप इनटू एन एक्सीलेंट रिसोर्स सेंटर विद इंफॉर्मेशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज के लिए एक बेटर रिसोर्सेज विद इंफॉर्मेशन तैयार करना,
इट इज द ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट टॉपिक इज यूपी को में अभी फोर्थ टाइगर रिजर्व जो है वो मिला, और ये क्या है, ये है रानीपुर टाइगर रिजर्व। रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो 53rd टाइगर रिजर्व है इंडिया का, और यूपी का फोर्थ। तो ये चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में है। अगर रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करी जाए तो इसके पास कोई भी टाइगर नहीं था, ठीक है। तो अभी यहाँ पे टाइगर रिजर्व बनाया गया है, तो टाइगर यहाँ पे ट्रांसफर करे जाएंगे। तो अगर और टाइगर रिजर्व्स की बात करी जाए तो और कौन से हैं, दुधवा, पीलीभीत एंड अमनगढ़। ये क्या हैं, ये 3 टाइगर रिजर्व थे यूपी के, अब फोर्थ क्या बन गया, रानीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब फाउंड हुई थी, ये हुई थी 1977। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है मधुमलाई टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ये क्यों न्यूज में है, क्योंकि अभी यहाँ पे एक स्पीशीज की बात करी जा रही है जो कि इन्वेजिव स्पीशीज है। इसका नाम है सेना स्पेक्टाबिलिस। सेना स्पेक्टाबिलिस। तो ये एक्सोटिक ट्री है, और इसने लगभग 800 से 1200 हेक्टेयर जो है वो कैप्चर कर लिया है मधुमलाई टाइगर रिजर्व का। ठीक है, जो कि गिरी हिल्स में है। अगर इसकी बात करी जाए तो इसने अब तो ये बफर जोन भी बना लिया है। ठीक है, इन्वेसिव स्पीसीज की अगर बात करी जाए तो इन्वेसिव स्पीसीज क्या होती हैं, इन्वेसिव स्पीसीज जो वो स्पीसीज होती हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में आ जाती हैं बाहर से। ठीक है, तो ये ट्री भी हो सकता है, कोई फ्लोरा भी हो सकता है, फोना भी हो सकता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इन्वेसिव स्पीसीज। तो इन्वेसिव स्पीसीज इज एन ऑर्गेनिज्म दैट इज नॉट इंडिजिनियस, जो घरेलू नहीं है और नेटिव नहीं है टू ए पर्टिकुलर एरिया। इन्वेसिव स्पीशीज कैन कॉज ग्रेटर इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंट हार्म टू न्यू एरिया। तो किसी भी स्पीशीज में इन्वेसिव स्पीशीज जाती है, तो अगर वो सही नहीं है उस एरिया के लिए, तो वो उस एरिया को डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, सो सैना स्पेक्टाबिल्स क्या है, बिलिस क्या है, इट इज इंट्रोड्यूस्ड एज एन ऑर्नामेंटल स्पीशीज एंड फॉर यूज एज अ फायरवुड फ्रॉम साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका। ठीक है, दिस स्पीशीज हैज बिकम हाईली इन्वेसिव in the Sigur Plateau in both the core and buffer zone of Madhumalai Tiger Reserve. So Madhumalai Tiger Reserve इसलिए न्यूज में है। ठीक है, अगर मधुमलाई टाइगर रिजर्व की बात करी जाए, बेसिकली ये कहाँ पे लोकेटेड है, तमिलनाडु में लोकेटेड है, एंड इट इज ए ट्राई जंक्शन बिटवीन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। ये पार्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का, जो कि इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व था। और इस ये सराउंडेड है, ये जो मधुबलाई टाइगर रिजर्व है, ये इट इज सराउंडेड बाय वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि केरला में है वेस्ट से। बंदीपुर टाइगर नेशनल पार्क, जो कि कर्नाटक में है, तो ये नॉर्थ से इसको सराउंड कर रहा है। मुकुर्थी नेशनल पार्क एंड साइलेंट वैली साउथ से इसको सराउंड कर रही है। सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये ट्राई जंक्शन बनाता है कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु। अगर मैप में इसको देखा जाए तो दिस इज मधुमलाई नेशनल पार्क। तो इसके नॉर्थ में अगर देखेंगे तो बंदीपुर नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, तो ये भी यहाँ पे है। सो ये ट्राई जंक्शन है बिटवीन तमिलनाडु, ठीक है, केरल एंड कर्नाटक। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो अभी इस वीडियो में हमने 16 टॉपिक डिस्कस किए विद रिस्पेक्ट टू 3rd November 2022। सो थैंक यू सो मच।